एम के टाइम्स न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं एम के आजाद। आज हम बात करेंगे कि मणिपुर की जो आग है वो पूर्वोत्तर के मिजोरम राज्य तक पहुंच गई है। यह सवाल अब राजनीतिक गलियारों पे चर्चा का विषय बना हुआ है और इसको लेकर गर्माहट नई तरह से शुरू हो गई है। तो सवाल यह उठता है कि विगत 80 दिन से मणिपुर का हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद भी जो के बाद भी वहां पर अमन चैन और शांति और कानून व्यवस्था कायम नहीं हो गई है। तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि जो डबल इंजन की बात करके जो सीना चौड़ा करने की बात की जाती थी, 56 इंची सीना की बात की जाती थी, वो सारे धाराशायी होता हुआ दिख रहा है। तो क्या इसके लिए प्रयास नहीं किए गए थे? और चुनाव में, जब मणिपुर के चुनाव में जो वादे किए गए थे कि वो सारी समस्याओं का समाधान चुटकियों में कर देंगे, ये सारी चीजें अब बेमानी सी नजर आने लगी है। और कहा तो जाता था कि डबल इंजन की सरकार बनाइए तो ये इंजन विकास के रफ्तार पर दौड़ेगा। तो क्या एक इंजन मणिपुर में आग लग गई है तो दूसरा इंजन उसको बुझाने में नाकामयाब है? तमाम प्रयासों के बावजूद भी वहां पर अमन चैन शांति कायम क्यों नहीं हो रही है? यह प्रश्न चिन्ह जो है सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही है। तो सवाल यह है कि 3 दिन के गृह मंत्री का वहां प्रवास हो जाने के बाद और रक्षा के सारे लोग वहां पर पहुंचने के बाद, जो रक्षा की जिम्मेवारी लेने वाले सारे लोगों के पहुंचने के बावजूद भी वहां पर अमन चैन कायम नहीं हो पाया। और जिस हिसाब से जो नग्न वीडियो वायरल हुआ है, यानी नंगा करके जिन महिलाओं को घुमाने का जो वीडियो वायरल होने के बाद तो मानो मणिपुर पूरे भारत के साथ विश्व के पटल पे एकदम एक नई दृष्टिकोण के साथ उपस्थित हो ही गया है। तो क्या मणिपुर की घटना से भारत को सिर्फ भारत में ही नुकसान हो रहा है या विश्व लेवल में इसकी जो गलत व्याख्या की जा रही है उससे कौन रोकेगा? तो सवाल यह है कि जिसकी विश्व में डंका बज रही है, क्या मणिपुर को लेकर उनकी विश्व में डंका बज रही है? यह सवाल भी राजनीतिक गलियारों के साथ अमन चैन पसंद करने वालों के दिलो दिमाग को कौंध रहा है, परेशान कर रहा है। और वो लोग बेबस है, वो करे तो क्या करे, सिर्फ सिर्फ सरकार से अपील ही तो कर सकती है। लेकिन मणिपुर में जिस वीडियो वायरल होने के बाद जिस पूर्व सैनिक की पत्नी को सरेआम नंगा घुमाने का कुकित किया गया, जो शर्मसार करने वाली घटना हुई, उससे तो यह साबित हो गया कि देश की सुरक्षा में लगे और अपने प्राणों की आहुति देने वाले और हर तरह से अपने आप को निचोड़ देने वाले देश के लिए हमारे देश के सेना, जब वो रिटायर होंगे तो क्या वो अपनी पत्नी की रक्षा तक नहीं कर पाएंगे? यह बात जब उनके आंखों में आंसू के साथ उस फौजी अफसर का जो बात नजर आया, वो दिल हिला देने के लिए काफी है। बहरहाल आज मैं बात कर रहा हूं कि मणिपुर की आग क्या मिजोरम के पास पहुंच गई है? जी हाँ, ये पूर्वोत्तर को हिला देगी ऐसा माना जा रहा है। रक्षा पे नजर रखने वाले और सुरक्षा पर अपनी पैनी नजर रखने वाले के बयानों पर गौर करें तो सरकार यथाशीघ्र यदि इस पर विराम नहीं लगाए तो संभव है इसकी आग पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में फैलता हुआ दिखेगा। तो सवाल यह है कि इसको रोकेगा कौन और किसकी जिम्मेदारी है? वर्तमान की जो 56 इंची की जो सरकार है उसमें तो जिम्मेदारी तय की ही नहीं जाती है, चाहे वो बड़ा से बड़ा कांड क्यों नहीं हो जाए। तमाम कांडों के बावजूद भी इसमें जो है ना जिम्मेदारी तय नहीं की गई। तो सवाल यह खड़ा होता है कि ये सरकार क्या लोगों के मानस पटल पे सही तरह से उतर नहीं पा रही है, या जिस हिसाब से सरकार को लोगों ने समर्थन दिया था उसकी पकड़ अब धीरे धीरे ढीली होती जा रही है। बात करते हैं मणिपुर की आग मिजोरम पहुंचने की, तो वहाँ के जो पामरा, जो पूर्व उग्रवादी संगठन है, उसकी वीडियो वायरल होने के बाद मानो मिजोरम में भी मैती समाज में अफरा तफरी सी मच गई। अब बताया जा रहा है कि 10,000 के मैती समाज वहाँ से पलायन करने के लिए मजबूर हो गया। कुछ लोग तो वापस मणिपुर जा रहे हैं तो कुछ लोग वहाँ से असम की ओर रुख कर रहे हैं। और सरकार जिस हिसाब से
वहाँ पर मिजोरम सरकार भी परेशान नजर आई और आनन फानन में पामरा से बातचीत की, और बातचीत के बाद पामरा का जो बयान आया वो बड़ा राहत देने वाली है। उन्होंने कहा कि मैंने किसी मैती समाज को यहाँ से भागने के लिए नहीं कहा। तो स्पष्ट तौर से कहा जा सकता है कि इस वक्त में जो मणिपुर की आग है वो तो वहाँ पर मिजोरम में भी खलबली मचा ही रही है। और आंकड़े बता रहे हैं कि करीब बड़े पैमाने पे नागा और कुकी जो है वहाँ पर शरण लिए हुए, और शरण लेने के पीछे यह बताया जाता है कि मणिपुर और मिजोरम का जो है वो बड़ा 95 किलोमीटर का जो जो बॉर्डर है वो बॉर्डर पड़ता है, और पूर्व सीमावर्ती के इलाकों में नागा कुकियों की जो संख्या है वहाँ पे बड़ी है, और दोनों से एक बेटी रोटी का संबंध भी है। इसीलिए बड़े पैमाने पर नागा और कुकी वो मिजोरम के उस सीमावर्ती इलाकों में शरण लिए हुए हैं। और शरण की अगर बात किया जाए तो मिजोरम पूर्वोत्तर के सबसे शांत राज्यों में उनकी गिनती होती है। और शरण की अगर बात किया जाए तो यह बात आपको बताते चले कि वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मणिपुर से लोग जो शरणार्थी वहाँ पर नहीं पहुँचे हैं, इससे पहले बांग्लादेश और म्यांमार के भी बहुत से लोग वहाँ पर शरणार्थी बने हुए हैं। आपको ये जानकर हैरत हो रहा होगा कि क्या बांग्लादेश के लोग भी वहाँ पर शरण लिए हुए हैं? तो मैं आपको बता दूं कि 800 के करीब शरणार्थी जो है बांग्लादेश के जो जनजातीय समुदाय के हैं वो लोग भी वहाँ पर पहले से शरण लिए हुए हैं। इसमें बम और टंगटंगिया जनजाति के लोग हैं। बम जो है वो ईसाई जाति से बिलोंग करते हैं। तो ये दोनों जनजाति वहां पर पहले से ही शरण लिए हुए, और इसके पीछे जो उनके जो मंत्री है उनका बयान बड़ा दिलचस्प है, इसको जानने की जरूरत है। वो कहते हैं ये जो जनजाति है इससे मणिपुर मिजो लोगों का, माफ करें, मिजो लोगों का जो है पुराना संबंध है। वो बताते हैं कि बहुत से लोग वहाँ के, उनके जो पूर्वज है वो वहाँ के बंदरबन और म्यांमार के इलाकों में चले गए थे, लेकिन उनका संबंध आज़ादी से पहले से वहाँ पे लगातार लगातार है। तो ये सारी बातें इस ओर इशारा करता है कि जिस लोगों को शरण दिया गया है उससे मिजो का कुछ न कुछ संबंध तो बिल्कुल है। अब चलिए म्यांमार का बात करते हैं। 2021 में सेना के तख्त पलट के बाद लगातार म्यांमार से मिजोरम में शरणार्थियों की संख्या बढ़ते बढ़ते बताया जा रहा है कि इस वक्त 40,000 के करीब पहुंच गई, जो विभिन्न जिलों में, उनके विभिन्न जिलों में जो है शरणार्थी बने हुए हैं। चूंकि म्यांमार को भारत सरकार ने कोई मान्यता नहीं दी और ना ही जो है अंतर्राष्ट्रीय कोई संगठन ने इसको मान्यता नहीं देने की वजह से उसको राहत शिविर में जो राहत पहुंचाने के जो मामले हैं उस पर बहुत सी ढिलाई बरती गई है। और मिजोरम सरकार ने केंद्र सरकार से इस मामले में मदद मांगी, और इस मामले को लेकर शरणार्थी जो म्यांमार के बढ़ते चले गए, इसको लेकर राज्य में और केंद्र के सरकार में बीच में ठन भी गई थी। लेकिन जब उनको मान्यता नहीं मिल दे पा रहा है तो केंद्र सरकार 1 रुपया भी उन लोगों को नहीं दे रहा है, और इन लोगों को राहत शिविरों में वहाँ के गैर राजनीतिक संगठन जो है, वो वहाँ का सामाजिक संगठन जो है ना, उनके राहत शिविरों में उनको पैकेज देने का काम करती है। ये हुआ। इनके बारे में बताया जाता है, इनके मुख्यमंत्री जो मिजोरम के हैं वो स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि म्यांमार से जो लोग यहाँ आए हैं, बताया जाता है कि म्यांमार का जो चीन राज्य है वो बड़े पैमाने पे जो मिजोरम के बॉर्डर पे सटा हुआ है, और करीब 510, जी हाँ 510 किलोमीटर जो है वो म्यांमार के चीन जो राज्य है उससे इनका बॉर्डर सटा हुआ है। और उसके इलाके के सारे लोग, वहाँ के जनजाति बहुत से लोग हैं, वो बहुत से लोग यहाँ से उनका अपना पहले से संबंध है जो आज़ादी से पहले का है, और वहाँ एक अलग तरह का समझौता है जहाँ दोनों देश के बीच में जो समझौता है वो बड़ा दिलचस्प है, इसको जानना एकदम जरूरी है। तो वहाँ पर जो है ना फ्री तरफ के जो एक तरह से व्यवस्थाएं हैं, एक ऐसा कानून लाया गया है वहाँ पर जिसके तहत में वो लोग जो है
स्थानीय लोग दूसरे देशों में करीब 16 किलोमीटर जा सकते हैं और 14 दिन तक प्रवास भी कर सकते हैं। यानी उधर के लोग इधर 16 किलोमीटर तक आ सकते हैं और 14 दिन तक जो है प्रवास कर सकते हैं। और इधर से भी लोग यानी मिजोरम से लोग भी वो म्यांमार के चीन राज्य में के करीब पहुंच के 16 किलोमीटर तक जा सकते हैं। ये एक समझौता जो है वहां पर है और ये समझौता सिर्फ व्यापार और कामकाज को लेकर नहीं है। और बताया जाता है कि बड़े पैमाने पे मिजो जो लोग हैं उन लोगों की शादी विवाह भी जो है वो चीन जो है राज्य जो उनके म्यांमार से सटे हैं उनके बीच में होती है। यानी बेटी रोटी का संबंध भी वहां पर है। तो ये बड़ा दिलचस्प है कि एक तरह से एक समझौता है। इस समझौता के आधार पर ही वहाँ के लोग 16 किलोमीटर अंदर आते हैं और हम लोग भी हमारे भी मिजो के लोग वहाँ 16 किलोमीटर अंदर जाते हैं और 14 दिन तक प्रवास रहते हैं। लेकिन कोरोना काल में 2020 में इसको रोक दिया गया था कोरोना को लेकर, लेकिन बाद में ये बदस्तूर जारी है। तो इस तरह से पता चल गया आपको कि मिजोरम इस वक्त शरणार्थियों का बहुत बड़ा अड्डा बना हुआ है। पहले से म्यांमार और बांग्लादेश के शरणार्थी तो थे, लेकिन बड़े पैमाने पर नागा कुकी शरणार्थी भी वहां पहुंचे और जिस हिसाब से उन लोगों ने मांग किया केंद्र से, तो केंद्र सरकार उस हिसाब से उसको सहायता नहीं दे रहा है। बताया जा रहा है कि उपरोक्त मामले को यानी राहत शिविरों के लिए करीब 5 करोड़ की मांग मिजोरम सरकार ने केंद्र सरकार से की थी, लेकिन इस पर अभी तक फैसला नहीं हो पाया। बहरहाल ये बड़ा दिलचस्प है कि जब वो पामरा जो उग्रवादी पूर्व उग्रवादी संगठन है उसकी वीडियो वायरल होने के बाद जो मैती समाज में अफरा तफरी का माहौल है और हवाई अड्डों पर जो भीड़ देखा जा रहा है, ये स्पष्ट तौर से कह सकते हैं कि आने वाले समय में जो मणिपुर को रोका नहीं गया तो संभव है कि पूर्वोत्तर इलाकों में उसको चला जाए। सिर्फ मणिपुर के लोग सिर्फ मिजोरम में नहीं, वो नागालैंड और असम में भी बड़े पैमाने पे पलायन कर रहे हैं। ये बड़ा मर्माहत और दिल को परेशान करने वाले और आत्मा को ठेस पहुंचाने वाली बातें हैं कि एक राज्य से लोग डर के दूसरे राज्यों में पलायन होने के लिए मजबूर हो रहे हैं और 56 इंची की सरकार इस पर बहुत ज्यादा करने से कतरा रही है। तो सवाल यह उठता है कि इस पर रोक कैसे लगेगा, इसको रोकेगा कौन? विपक्षियों का जो मांग है कि सर्वदलीय जो है टीम वहां पर जाए, जिसके लिए सरकार ने इजाजत नहीं दी। स्वाति महिवाल जो है दिल्ली के महिला आयोग की जो प्रेसिडेंट है, वो वहां पर वीडियो वायरल जो नग्न करने वाले जो मामला थे उसके बाद वहां जाना चाहती थी, लेकिन वहां के सरकार ने इसकी इजाजत नहीं दी। लेकिन राहुल गांधी जो हर मुद्दे पर सरकार को लगातार घेरते चले जा रहे थे, उनको वहां पर जाने की इजाजत मिली और जिस हिसाब से वहां पर जाने के बाद राहुल गांधी का जो बयान आया, स्पष्ट तौर से देखा जा सकता था कि मणिपुर के हालात एकदम भयावह है। यानी वहां मानवता शर्मसार होता चला जा रहा है और आंकड़े तो बता रहे हैं कि प्रत्येक दिन करीब 100 एफआईआर हो रहा है और 0 एफआईआर तो सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न को लेकर है। यानी कोई एक मामूली एक वो वीडियो नहीं है, ऐसे बड़े मामले जो है वो वहां पर होता हुआ आएगा, ऐसे लोग कयास लगा रहे हैं। लेकिन जो 1760 के करीब जो 0 एफआईआर हुआ है उसमें ज्यादातर महिला उत्पीड़न का ही मामले हैं। तो क्या महिलाएं भी सुरक्षित देश में नहीं रह गई? जिस हिसाब से मणिपुर में केंद्रीय मंत्री का घर तक जला दिया गया और उसे बचाने में केंद्र सरकार नाकामयाब हो गई, तो इसकी जिम्मेवारी तय कौन करेगा? मैंने कहा ना, इस सरकार में जिम्मेदारी तय नहीं होती है। यानी इतने दिनों के बाद भी 80 दिनों के बाद भी 56 इंची की जो सरकार है वो वहां के मुख्यमंत्री का इस्तीफा लेने की हिम्मत तक नहीं जुटा पाई। तो कहा कुछ और जा रहा है। इस बीच में एक और मामले सामने आए हैं। वो दिलचस्प मामले यह सामने आया है कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने, जी हाँ, हेमंत सोरेन ने एक पत्र जो है मैडम महामहिम मैडम द्रौपदी मुर्मू को लिखकर राजनीति में सनसनी फैला दी। उस पत्र के जो लबोलवाब है वो स्पष्ट तौर से ये कहता है कि माननीय मैडम, अब अंतिम आप ही हैं, अंतिम स्रोत आप ही हैं। जो मणिपुर में जो जनजातियों पर जुल्म हो रहा है उसको रोकने में आप ही अंतिम जो है स्रोत हैं और आप ही प्रेरणा दीजिए, कुछ उपाय कीजिए कि किसी तरह मणिपुर में मानवता कायम हो, कानून व्यवस्था कायम हो, संविधान और कानून व्यवस्था कायम हो,
इस तरह के सारे चीज़ें वहाँ पर कायम हो, क्योंकि जो जनजातियों पर जो अत्याचार की जो खबरें आ रही है वो आत्मा को हिला देने वाली है। तो इस तरह से जो मार्मिक पत्र जो लिखा गया है द्रौपदी मुर्मू को, और बड़ा दिलचस्प है, जब द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाया गया तो जो वर्तमान सरकार ने जिस हिसाब से इसकी मार्केटिंग की थी कि पहले दलित को बनाया गया था राष्ट्रपति, अब आदिवासी से, और इस बात को कयास भी लगाया जा रहा था और गोदी मीडिया ने इसको बढ़ चढ़ कर दिखाया था कि आदिवासी के राष्ट्रपति बनने से बड़े पैमाने पर आदिवासियों के वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के झोली में चला जाएगा। तो सवाल है कि इतनी कांड होने के बाद, और जो एक बार मध्य प्रदेश में आदिवासी के चेहरे पर पेशाब करने की घटना के बाद फिर जो है इस आदिवासी महिला का जो सरेआम जो नंग करके घुमाना और उसके साथ ज्यादती की जो शिकार के बाद भी राष्ट्रपति के इस मामले पे कुछ नहीं बोलना कई लोगों को इस पे अचंभित करती है। लेकिन हेमंत सोरेन ने हिम्मत तो कर ही दिया, और हिम्मत के साथ उन्होंने पत्र तो लिख ही दिया, और पत्र में जो लबोलवाब आ रहा है वो तो अंतिम स्रोत और प्रेरणा के रूप में राष्ट्रपति की तरफ ही आशावान है। उनको लग रहा है कि अब अंतिम आप ही है जो मणिपुर में और भारत में दूसरी जो घटनाओं पर उस पर अंकुश आप ही लगा सकते हैं। तो क्या राष्ट्रपति महोदया इस पोजीशन पर है कि वो बड़े फैसले करे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उसको मान ले, यह बड़ी एक्सप्रेशन लोग राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है, लेकिन दबी जुबान पे, क्योंकि जो राष्ट्रपति का जो पद होता है वो सर्वोच्च पद होता है जिसके बारे में लोग टीका टिप्पणी करने से गुरेज करते हैं। यही वजह है, वरना तो जो राजनीतिक गलियारों पे विपक्षियों का जो आरोप है वो तो सरकार को जिस कटघरे में खड़ा कर रही है, और कहना वाजिब भी बनता है क्योंकि सरकार तो पूरी तरह फेल हो गई। डबल इंजन की सरकार तो वहां पर अमन चैन कायम करने के लिए फेल हो गई, और तमाम प्रयास के बावजूद भी वहां पर अमन चैन तो कायम नहीं हो तो ये करा सकी। तो फिर सवाल यह उठता है कि क्या मैडम द्रौपदी मुर्मू इसको, इस मामले को कोई निदान निकाल पाएगी, यह भी आने वाला समय पे आपको दिखेगा। लेकिन जो हालात है मणिपुर को, वो दिल दहलाने वाली है, और लगातार जो वीडियोस आ रहे हैं और जो सोशल मीडिया में जो ट्रेंड चल रहा है वो लगातार दिल को दहला देने वाली है। तो आने वाला समय पर यदि मणिपुर को नहीं रोका गया तो पूर्वोत्तर में इसकी आग फैलेगी। यह राजनीतिक गलियारों पर चर्चा का विषय है, और कयासों का बाजार भी इस मामले पे काफी गर्म है। तो मैं इस चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि यथाशीघ्र वहां पर मणिपुर में सरकार जो है प्रयास करके शांति बहाल करे, कानून व्यवस्था का कायम करे और इंसाफ का मामले को लाए। तो ये हमारा वीडियो कैसा लगा अपने कमेंट्स में आप जरूर लिखें, और जिन्होंने अभी तक हमारे न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया उसे निवेदन है सब्सक्राइब कर दें। नमस्कार।